हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएसटी क्लास नंबर 2। इससे पहले हमने क्लास नंबर 1 डाली थी। होप करता हूँ आपने वो देखी होगी, जिसमें हम लोगों ने जीएसटी के बारे में कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी। ज़्यादा हमने डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम लोग चैप्टर 2 अपना पढ़ेंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें मैं आपको क्या क्या बातें डिस्कस करने वाला हूँ बता देता हूँ। एक तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि इसकी हिस्ट्री क्या है जीएसटी की, मतलब कौन से ईयर से इसके बारे में यहाँ पर इंडिया में बात होनी शुरू हुई थी कि जीएसटी एप्लीकेबल किया जाना चाहिए, और बाद में क्या क्या यहाँ पर कब कब क्या क्या चेंज आए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। इसके अलावा इसके फीचर्स भी हम लोग देखेंगे। तो ये थोड़ा सा इंग्लिश में भी मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे जैसे हमारे मेन प्रोविजंस आने शुरू होंगे, मैं हिंदी में आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, क्योंकि इंग्लिश में हम आपको सारी चीज़ें हिंदी भाषा में समझा के चलेंगे, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। और आपको इंग्लिश भी बिल्कुल इजी इंग्लिश है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरे से रिगार्डिंग दिस क्लास। तो चैप्टर 2 के बारे में आइए देख लेते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन में देखिए, सबसे पहले लिखते हैं कि जीएसटी इज़ अ इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज़ रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसने जो हिंदुस्तान में पहले बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर लगा करते थे उन सबको रिप्लेस कर दिया है, हटा दिया है। और दूसरी बात यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट क्या लिखी हुई है कि इसको जो पार्लियामेंट में पास किया गया था वो 29 मार्च 2017 को पास किया गया था। और ये फोर्स में कब आया, यानी कि कब ये लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ। तो कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं कि जीएसटी एक्ट कब लागू किया गया इंडिया में, तो 1 जुलाई 2017 से ये लागू किया गया। और कुछ बातें यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैं बता देता हूँ ये मीनिंग के बारे में। आइए पढ़ लेते हैं इसका। तो कह रहे हैं कि ये एक बड़ी बात है कि जीएसटी जो है डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब जहाँ पे गुड्स का कंजम्पशन किया जाएगा वहीं पर टैक्स लगाया जाएगा। अभी हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से भी इसको देखेंगे। Experts have opinion that GST is nothing but merely a upgraded version of VAT। तो पहले VAT हुआ करता था, वैल्यू एडिड टैक्स, जिसके बारे में हमने पिछली बार क्लास में थोड़ा डिस्कशन किया था। तो ये कह रहे हैं कि जीएसटी उसी का ही एक अपग्रेडेड वर्जन या एक अपग्रेडेड फॉर्म है। ये कह रहे हैं कि जीएसटी हैज़ इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया बीइंग कलेक्टेड यूनिफॉर्मली। तो पूरे भारत में जीएसटी को लगाया गया है। जैसे पहले क्या होता था, कई सारे एक्ट ऐसे होते थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता था, तो वो इंडिया में कुछ पार्ट्स में नहीं लगाए जाते थे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में। तो जीएसटी के साथ ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे इंडिया में ही एप्लीकेबल है। इसमें कोई भी स्टेट या यूनियन टेरेटरी को उन्होंने नहीं छोड़ा है। प्रायर टू करंट सिस्टम ऑफ टैक्स Prior to current system of tax, goods were taxed differently from services। पहले क्या होता था, गुड्स पे अलग टैक्स लगा करता था और सर्विस पे अलग टैक्स लगा करता था, सर्विस टैक्स लगा करता था। तो इन सबको रिप्लेस करके एक जीएसटी नया टैक्स लाया गया है, जिसमें गुड्स पर भी वही टैक्स लगता है और सर्विस पर भी वही टैक्स लगता है। तो एक फ्लो चार्ट इन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से जीएसटी लगेगा। तो सबसे पहले आप जब रॉ मटेरियल को परचेज करते हो तो उस टाइम पे आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। उसके बाद आपका प्रोडक्शन होता है, फिर आप स्टोरेज ऑफ होलसेलर, मतलब होलसेलर को देते हो माल बेचने के लिए, तो इन सब पे टैक्स लगता है। अब मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि जीएसटी किस प्रकार से लगाया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, उसमें दिखते हैं कि एट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जब हम गुड्स का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, तो सपोज करो हमने 100 रुपीज़ का कोई वस्तु खरीदा, मतलब अगर हम सपोज करो डस्टर बनाना चाहते हैं, क्लासरूम में जो यूज़ होता है, तो डस्टर बनाने के लिए हमको स्पंज वगैरह या वुड वगैरह चाहिए। तो सपोज करो हमने उसको 100 रुपये का ख़रीदा और जीएसटी का रेट है 18%, तो उस पर 18 रुपये का टैक्स लग गया। तो हमारी जो टोटल वैल्यू आई वो 118 रुपये की आ गई है ना। और हमने कितना टैक्स दिया उस पर, 18 रुपये का हमने टैक्स दिया। अब हमने वो गुड्स मैन्युफैक्चर करके होल सेलर को बेच दिया है ना, होल सेलर को बेच दिया। तो सपोज़ करो हमने जो वो गुड्स बेचा होल सेलर को, वो हमने 118 रुपये तो हमारी कॉस्ट थी, प्लस उसमें हमने कुछ प्रॉफिट भी कमाया होगा, है ना। प्रॉफिट कमाने के लिए हम बिजनेस करें, तो हमने प्रॉफिट अपना ऐड करके 150 रुपये उसकी वैल्यू आई, उसमें बेचा।
और जीएसटी का रेट कितना है 18%। तो इस 150 रुपये के ऊपर 27 रुपये का जीएसटी लग गया 18% के हिसाब से। तो अब हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो हमको मतलब सरकार को जमा करना है वो 27 रुपये की बैठती है। लेकिन जब हमने रॉ मटेरियल परचेज किया था तो ऑलरेडी हमने 18 रुपये का टैक्स पे कर दिया था। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, उसको इनपुट टैक्स जो हमने पिछली क्लास में बार बार डिस्कस किया था, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसकी बात हो रही है। वो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको 18 रुपये का मिल जाएगा जो हमने रॉ मटेरियल परचेज करते वक्त पे किया था। तो हमको नेट टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को 9 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे ही फिर जो होलसेलर था उसने गुड्स आगे रिटेलर को बेच दिया। उसने ये कितने में बेच दिया, 200 रुपये में बेच दिया। मतलब ये देख सकते हैं ना आप, 177 तो उसकी कॉस्ट ही पड़ रही थी, और उसने उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड किया होगा अपना। तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसने 200 रुपीज़ में उसको बेच दिया। और जीएसटी का जो रेट हम मान के चल रहे हैं 18% मान के चल रहे हैं, तो हमारा कितना जीएसटी लगेगा, 36 रुपये का जीएसटी लगेगा। अब देखिए जो होलसेलर जब बेचेगा तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है, 36 रुपये आ रही है। लेकिन जब उसने मैन्युफैक्चर से ख़रीदा था तो वो ऑलरेडी उसने यहाँ पे 27 रुपये का टैक्स पे किया था अपनी जेब से, है ना, उसको मैन्युफैक्चरर को। तो अब क्या होगा, उसको 27 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी मिल जाएगा। और सरकार को जो टैक्स पे करेगा वो 9 रुपये यहाँ पे करेगा। अब जो रिटेलर होगा अपना, वो माल किसको बेचेगा, कस्टमर को बेचेगा अल्टीमेटली। तो कस्टमर ही क्या करता है, कंज्यूम करता है गुड्स को। तो 200 रुपये में सपोज करो उसने कस्टमर को बेच दिया, तो अब कस्टमर कितना टैक्स पे करेगा इसके ऊपर, 18% के हिसाब से 36 रुपये पे क्या बोलते हैं पे करेगा। लेकिन कस्टमर को कोई भी आईटीसी नहीं मिलता है। सब आईटीसी लेने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होने चाहिए और आपका बिजनेस होना चाहिए। यदि आप एक नॉर्मल कंज्यूमर हो और आप जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, या फिर आप बिजनेस भी करते हो और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आपका नहीं है, तो आपको कोई भी आईटीसी या इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना पड़ेगा, नहीं मिल सकता। और आपने परचेज करते वक्त जितना भी टैक्स पे किया है वो सारी आपकी एक्सपेंस बन जाएगा। मतलब आप उसका कोई भी क्रेडिट नहीं ले पाएंगे बाद में। ये यहीं पे यही सब लिखा हुआ है, एक्सप्लेन कर रखा है इंग्लिश में, आप थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं। अब कुछ और बातें यहाँ पे देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफली, कई बार थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे जीएसटी के। तो ऑब्जेक्टिव में कहते हैं कि टू इम्प्लीमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन टैक्स। तो जब ये जीएसटी आया था तो जो प्रधानमंत्री है उन्होंने काफ़ी इसका एडवर्टाइजमेंट भी किया था कि वन नेशन वन टैक्स है, यानी कि पूरे भारत में सिर्फ एक ही प्रकार का टैक्स लगाया जाएगा। तो इसमें जो दूसरा इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, दूसरा था कि जो कॉम्प्लिकेशन यानी कि जटिलताएं थी टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन में और कंप्लाइंस में, मतलब टैक्स को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाए उसके ढांचा पूर्वक जो जटिलताएं थी उनको ख़त्म करना इसका ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, एंश्योर फ्यू नंबर ऑफ टैक्सेस, मतलब जो इतने सारे टैक्स हो गए थे अलग अलग तरीके से उनको कम करके कुछ ही टैक्स हमारे यहाँ पर रह जाए। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। कास्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स ऑन टैक्स को भी ख़त्म करना। ऐसा होता था कि पहले एक गुड्स पे सपोज करो एक्साइज ड्यूटी लग गया, तो फिर जब उसको बेचा गया तो बाद में उसमें वैट भी लग गया, तो दो दो टैक्स लग जाते थे एक ही गुड्स पे। तो उसके कास्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए ये लाया गया। इससे टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन था वो बढ़ाया जा सके, यानी कि पेपरलेस ट्रांजेक्शन हो सके। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, मतलब पहले क्या होता था आईटीसी या क्रेडिट मिलने में बहुत दिक्कत होती थी, तो वो लगातार मिलते रहे, उनमें कोई भी दिक्कत ना आए, उसको इंश्योर करने के लिए। इसके अलावा मिनिमल टैक्स इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई पे टैक्स का कम से कम प्रभाव पड़े, इस बात को भी यहाँ पर इंश्योर करने के लिए जीएसटी लाया गया। इसके अलावा हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट थी उसको इंटरनेशनल मार्केट से compete कराने का भी एक ऑब्जेक्टिव था जीएसटी को लाना। इसके अलावा देख सकते हैं प्रिंसिपल उन्होंने दे रखा है कि जो जीएसटी है वो एक ब्रॉड बेस्ड टैक्स है, मतलब क्या बोलते हैं अभी बताया था, डेस्टिनेशन बेस्ड या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ये देखो यहाँ पे लिखा है जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स रेदर देन ओरिजिन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है कि जहाँ पर गुड्स का यूज़ किया जाएगा, जहाँ पर उनको उपभोग किया जाएगा, टैक्स वहीं पर लगेगा। और ओरिजिन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है कि जहाँ पर गुड्स का मैन्युफैक्चर हुआ है टैक्स सिर्फ वहीं लगेगा। तो एक्साइज ड्यूटी में ऐसा होता था कि ओरिजिन बेस्ड टैक्स हुआ करता था एक्साइज ड्यूटी। फिर इसमें और देख रखा है टेक्निकली जीएसटी इज पेड बाय सप्लायर, हाउएवर एक्चुअल जीएसटी इज बोर्न बाय एंड कंज्यूमर। तो जीएसटी का पेमेंट तो सप्लायर करता है, लेकिन उसको आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट
मिल जाता है तो अल्टीमेटली जो बर्डन आता है वो आता है कस्टमर पे। तो कह रहे हैं कि जीएसटी जो है हर पॉइंट पर कलेक्ट होता है। तो जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि थोड़ा थोड़ा सा जीएसटी हर पॉइंट पे सरकार कलेक्ट कर रही थी और जो बैलेंस था उसको आईटीसी मिल जा रहा था सेलर को। तो कह रहे हैं कि जीएसटी इज टैक्सेबल फ्रॉम सोर्स ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर ऑफ गुड्स, है ना। तो कंज्यूमर जब उसको यूज़ कर लेता है तब उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। जीएसटी टैक्स क्रेडिट इज गिवन टू होलसेल वॉल वैल्यू चेन, मतलब वैल्यू चेन का मतलब है कि हर लेवल पर जो भी आपके सेलर है सबको थोड़ा थोड़ा उन्होंने जो पहले टैक्स पे कर दिया है उसका क्रेडिट दिया जाएगा। जीएसटी इम्पोर्टेंट सप्लाई, इन जीएसटी पॉइंट ऑफ सप्लाई इज इम्पोर्टेंट, मतलब कब सप्लाई किया गया है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर हम लोग बता देते हैं कि कौन कौन से हमको जीएसटी में टैक्स पढ़ने हैं। तो एक तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ना है, एक स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ना है। आगे मैं आपको बताऊंगा अभी कि कौन कौन से यहाँ पर, एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन से एक्ट हमको बेसिकली यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन सारे एक्ट्स में एक ही बात बताई गई है। तो हम लोगों को कौन सा एक्ट पढ़ना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पर आ जाइए, सोर्स ऑफ जीएसटी लो, ये हमको इम्पोर्टेंट है। ये हमको कौन कौन से एक्ट यहाँ पर जीएसटी में है वो बताने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो 101 अमेंडमेंट थी संविधान की, उसके तहत ये एक्ट आए गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक जो हमारा टैक्स है वो है आईजीएसटी एक्ट। आईजीएसटी एक्ट का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, ये हमारे कोर्स में है। एक सीजीएसटी एक्ट 2017 हमारे कोर्स में है। एक एसजीएसटी एक्ट 2017 हमारे कोर्स में है। एक सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। और यूटीजीएसटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। और एक एक्ट है यहाँ पर कंपनसेशन सेस एक्ट 2017। लेकिन अच्छी बात है कि इन सभी एक्ट में एक ही जैसे प्रोविज़न दिए गए हैं। तो मेनली हमको जो पढ़ना है वो सीजीएसटी एक्ट 2017 ही पढ़ना है, वही हमारे कोर्स में है। बाकी जितने हैं आईजीएसटी, यूजीएसटी या एसजीएसटी, इन सब में वही सेम प्रोविजंस दिए गए हैं। होता कैसा है कि जो सीजीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन जो एसजीएसटी है वो एक स्टेट गवर्नमेंट का है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने नाम से बनाया है, लेकिन प्रोविजंस सब में सेम है। तो हमको बार बार सारे एक्ट नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ एक ही एक्ट हमको पढ़ना है। अब एक इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं जिसके बारे में डिस्कस कर रहा था कि कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ये सवाल कई बार आता है और एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है हमारे कोर्स का। तो 15 पॉइंट अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो लिख रखा है कि प्रेजेंटली फॉलोइंग गुड्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी। तो अभी की स्थिति में जो गुड्स मैं भी आपको बताऊंगा इनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। और ये गुड्स आपको याद भी रखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में या थ्योरी के फॉर्म में। तो पहला प्रोडक्ट जिस पे जीएसटी अभी नहीं लग रहा है वह है पेट्रोलियम क्रूड, है ना। पेट्रोल का जो कच्चा तेल होता है या पेट्रोल जो होता है उस पर नहीं लग रहा है। पेट्रोलियम क्रूड का मतलब जो पेट्रोल बनाने के लिए कच्चा तेल इंपोर्ट करती है गवर्नमेंट, उस पर जीएसटी अभी नहीं लग रहा है, उस पर एक्साइज ड्यूटी और वैट लग रहा है। दूसरा है एल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसका मतलब क्या होता है? लिक्कर का मतलब होता है शराब। तो जो शराब हम लोग इंडिया में जो लोग शराब पीते हैं, ह्यूमन कंजम्पशन का मतलब जो आदमियों द्वारा शराब पी जाती है उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लग रहा है, उसके ऊपर भी वैट और एक्साइज ड्यूटी लग रही है। इसके अलावा नेचुरल गैस जो होती है उस पर भी सीएनजी या एलपीजी उस पर भी अभी टैक्स नहीं लग रहा है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल क्या होता है? एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है जो हमारा एरोप्लेन होता है या हवाई जहाज होता है उसके इंजन में जो तेल डाला जाता है उसको टर्बाइन फ्यूल बोलते हैं। टर्बाइन का मतलब होता है इंजन। तो उसमें नॉर्मल पेट्रोल नहीं डाला जाता है। हेलीकॉप्टर या फिर जो हवाई जहाज होता है उसके इंजन में उसमें टर्बाइन फ्यूल आता है एक अलग से। तो वो जो टर्बाइन फ्यूल है उसके ऊपर भी अभी जीएसटी नहीं लगता है। इसके अलावा पेट्रोल जो है जो हम अपनी गाड़ियों में डलवाते हैं उस पर भी जीएसटी नहीं लग रहा है। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल, जो डीजल होता है उस पर भी जीएसटी नहीं लग रहा है। इसके अलावा देख लेते हैं जी पॉइंट में क्या दे रखा है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। तो जो बिजली कंपनियां होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को
अलग अलग स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, घरों तक पहुंचाती हैं, उस पर इलेक्ट्रिसिटी पे भी अभी जीएसटी नहीं लगता है। इसके अलावा अम्यूजमेंट टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स इम्पोज बाय पंचायत, नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी, जिला परिषद